बोलू. सर हिंदी, कारण की आपल्याकडे एक बर. मॅडम आहे ज्यांना मराठी नाही दोन्ही कळणार. चालेल. तर हिंदी, मॅक्सिमम हिंदी, काही काही मराठीत पण चालेल. ओके मॅम. Good morning, everyone. I hope your morning is fine, and I'll try to make it even better with my session. So, last session we were discussing emotional intelligence, and on your request, I am now continuing my discussions on emotional intelligence. In just first couple of minutes, we'll try to recall what we were discussing, and then further we will continue. तो टेड के बारे में मैंने आपको बताया था, मैथमेटिशियन टेड के बारे में एक एग्जाम्पल से मैंने शुरुआत की थी लास्ट लेक्चर में. और गोल्डमन सर के दो किताबों का उल्लेख मैंने लास्ट सेशन में किया था, और एक्चुअली कंसेप्ट ये किताबों की वजह से पॉपुलर हुआ, खास करके मिड 90s से, इमोशनल इंटेलिजेंस का. और दलीप सिंह सर की किताब का भी मैंने उल्लेख किया था, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. अच्युत गोडबोले सर ने उनकी जो किताब है मनाथ, जो मराठी में है, एग्जाम्पल्स के साथ कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, और मुझे पर्सनली तरीका बहुत अच्छा लगा. एग्जाम्पल सर के बहुत अच्छे लगे, और मैंने भी थोड़ा ट्राई किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने का, और एक आर्टिकल भी मैंने पब्लिश किया था अपना तरुण भारत में 2013 में. और हम लोग ये कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, और जिसमें मैंने दो इंटेलिजेंसेस की बात की थी. तो पहला जो हमने डिस्कस किया था, आईक्यू, जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं, और जो सबसे पुराना मेजर शायद माना जाता है बुद्धिमत्ता का. और इसके ऊपर अच्छे खासे डिस्कशंस हमारे हुए थे. सॉफ्ट स्किल्स यानी क्या, हार्ड स्किल्स यानी क्या, ये चर्चा हुई थी. आईक्यू कैसे पहचानेंगे कि किसी पर्सन का ज्यादा है या कम है. तो मोस्टली एकेडमिक क्रीडेंशियल्स की हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में. एनालिटिकल पावर, रैशनल थिंकिंग आप बोल सकते हो, लॉजिक आप बोल सकते हो, जो आईक्यू के पैरामीटर्स माने जाते हैं. आईक्यू जिसका अच्छा होता है उसका नॉलेज तगड़ा होता है, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग बेहतर होती है, उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग आप बोलेंगे, उसकी मेमोरी, चीजों को याद रखने की क्षमता और टाइम पे वो चीजें रिकॉल करने की क्षमता इन लोगों की ज्यादा होती है जिनका आईक्यू ज्यादा होता है. और हमारे यहाँ इंडिया में तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें आईक्यू जनरली चेक किया जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्म में. और हमारे यहाँ स्कूल्स कॉलेजेस में भी एप्टीट्यूड को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रेनिंग का जो है वो आईक्यू चेक करने में या आईक्यू बिल्डअप करने में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो कोर थीम है हमारे सेशन की, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो 1964 में ऑफिशियली कॉइन किया गया कंसेप्ट और पॉपुलराइज हुआ 1995 के आसपास. डेनियल गोलमन सर को क्रेडिट जाता है, और बाकी भी ऑथर्स ने इसके ऊपर अच्छे खासे डेलिब्रेशंस किए हैं. ईक्यू को, ईक्यू इज अ मेजर ऑफ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है, और उसका मेजर जो है उसको ईक्यू कहा जाता है, इमोशनल कोशंट. और इसकी ना बहुत सारी टेस्ट आती है. एडल्ट्स के लिए इसकी टेस्ट अलग है, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ईक्यू की टेस्ट अलग अलग है. अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के लिए भी ईक्यू के अलग अलग टेस्ट आते हैं. तो ऑफ कोर्स आपको अगर ये मेजर करना है आपका खुद का लेवल, तो बेटर यही तरीका है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाए. उनके पास ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होती है, और वो आपको शायद ठीक से बता पाएंगे कि आपके लिए बेहतर टेस्ट कौन सी रहेगी, और वो एडमिनिस्टर करके फिर आपका स्कोर आपको पता चल जाता है. तो इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इसकी ईक्यू मेजर किया जा सकता है. और जैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहा था, ये कंसेप्ट इंडिया के लिए शायद टर्म नहीं होगी, पर कंसेप्ट तो ये सदियों से चलते आ रहा है. और हम बचपन से जो वाङ्मय पढ़ते आ रहे हैं, जो स्टोरीज हमको बचपन में सुनाई गई हैं, इवन जो फिल्में हम देखते हैं उसमें जो हीरोज या प्रोटैगोनिस्ट होते हैं, वो एक अच्छा पैकेज होते हैं ईक्यू का. और वो हीरो इसलिए तो है, हीरोइक कैरेक्टर्स वो इसलिए तो है कि वो चार लोगों से अलग है. और एक स्टैटिस्टिक्स ये भी कहता है कि दुनिया भर में जो 100% पॉपुलेशन अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, तो सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं कि जिनका ईक्यू ज्यादा होता है, हाई ईक्यू जिसको हम कहते हैं, सिर्फ 15%. 85% लोगों का ईक्यू एवरेज से कम है ऐसा माना जाता है. तो आप देख सकते हैं कि ये
दिस पीपल स्टैंड आउट इन क्राउड, क्योंकि 15% ही है, कम लोग है ये। और इनमें कुछ अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होते हैं पर्सनालिटी के, और जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम स्मार्टनेस कहते हैं, कि एक स्ट्रीट स्मार्टनेस कहिए आप, या आप ओवरऑल पर्सनालिटी की अगर बात करते हैं, तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी अगर आपको चार्मिंग लगती है, मैग्नेटिक लगती है, तो हम समझ जाएंगे कि उसका ईक्यू शायद बेहतर होगा। सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी एक बड़ी चीज है, और इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल यू कैन से। तो ये कुछ इसमें भी एक चौथा मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मुझे लगता है मैच्योरिटी। एक पर्सन अगर मैच्योर्ड लगता है, उसकी थॉट प्रोसेस में एक मैच्योरिटी है, ठहराव है बात करने में, सोचने में, डिलीवर करने में, तो ऐसे लोगों का ईक्यू जनरली ज्यादा माना जाता है। जो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, एक ये कॉम्पिटेंस कहा जा सकता है, एक आदमी का कॉम्पिटेंस टू मैनेज डिफिकल्ट सिचुएशंस की। इसके ऊपर मैं अभी आज थोड़ा सा और एलेबरेटली बात कर रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो मैं आ ही रहा हूँ वहाँ पे। ये एक स्लाइड जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, कि जो लोग जॉब छोड़ते हैं उसके पीछे कारण ऐसा लगता है जनरली कि शायद सैलरी पैकेजेस, करियर ग्रोथ, इसकी वजह से शायद जॉब स्विचिंग या हॉपिंग होती होगी, पर रियल लाइफ स्टडीज कुछ और ही पिक्चर प्रोजेक्ट कर रही है। और कहा गया है कि 75% लोग जॉब जो है वो सैलरी की वजह से नहीं, तो फिर लोगों की वजह से जॉब छोड़ते हैं। लोग यानी वहाँ पे जो सहकारी है, या फिर सुपरवाइजर्स या बॉसेस है, उनकी वजह से लोग जो है जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि उनकी आपस में शायद बेबनाव है, या फिर सहमत नहीं हो पाते किसी चीज को लेके, और इसलिए शायद कुछ तकरार है या फिर असहमति है, जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ना पसंद करते हैं। ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था, कि जहाँ कहीं भी आपका पब्लिक इंटरेक्शंस ज्यादा आता है आपकी वर्क प्लेस पे, कुछ इनहेरेंट ऐसे जॉब्स होते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से डील करना होता है डेली लाइफ में, आपके जॉब के सिलसिले में, तो उस वक्त ईक्यू ज्यादा होना अपेक्षित होता है। उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका ईक्यू, क्योंकि ईक्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी कहता है कि आप लोगों को समझ सकते हो क्या, लोगों को साथ में लेकर चल सकते हो क्या आपने। तो जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ईक्यू उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट टाइम मैं साइट भी कर रहा था कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ईक्यू चेक किया जा रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस का पार्ट बन चुका है ऑलरेडी। मल्टीनेशनल कंपनीज ईक्यू चेक कर रही है आज रिक्रूटमेंट करते वक्त फ्रेश रिक्रूट्स की। तो डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस, रियल लाइफ एप्लीकेशंस बोलूंगा मैं आज ईक्यू की है, और जो आज के सेशन में मैं डिस्कस भी करूंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। और जैसे हम सब टीचर्स हैं, तो हमारे भी इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स से, हर साल नई बैचेस आती हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स से हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्शंस होते हैं। तो ऐसे वक्त एक टीचर का ईक्यू बेहतर होना अपेक्षित है। आपको शायद तारे ज़मीन पर याद आ रही होगी आमिर खान, बाकी सब टीचर्स के लॉट में आमिर खान उभर के दिखता है, क्योंकि वो खास करके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ईशान जो दिखाया है उसमें, उसको कोई और समझ नहीं पा रहा है। हद तो यहाँ तक है कि उसके खुद के घर वाले उसको समझ नहीं पा रहे, पर एक टीचर उसको समझ लेता है और उसको सही दिशा दिखाता है। तो टीचर के लाइफ में भी हमारे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग प्रकार के, जिनके बैकग्राउंड शायद अलग है, जिनका अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग लेवल, कॉम्प्रहेंशन अलग अलग है, जो अलग अलग कल्चर्स से शायद आते हैं। तो ऐसे वक्त टीचर का ईक्यू ज्यादा होना अपेक्षित है, सो दैट हम लोग जो क्लासरूम में डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो बच्चों तक तभी पहुंच पाएगा जब हमको उनकी मानसिकता समझ में आएगी। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं साइट कर रहा हूँ, और ये एक हम लोग डिस्कशंस कर भी रहे थे लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हम रुके थे, कि मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम हमारा स्कूल डेज अगर याद करते हैं, तो उस वक्त आपको भी मालूम होगा आपके क्लास के बैक बेंचर शायद आज आपके टच में भी होंगे, और फ्रंट बेंचर शायद आप विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे आपके टच में भी होंगे। तो कुछ बड़े ऑथर्स है या फिलोसोफर्स है जिन्होंने कुछ थियरीज पुट अप की है। मैं 3-4 एग्जांपल्स अभी आपको साइट कर रहा हूँ, और आप ये एग्जांपल्स आपके खुद के साथ भी रिलेट कर सकते हो। ये 3 एग्जांपल्स मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, फिर वापस मैं इसी स्लाइड्स पे आऊंगा।
ठीक है, चेतन भगत सर ने एक कैप्शन दिया था जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा था। पीपल हु कम फर्स्ट इन क्लास डोंट डू बेस्ट इन लाइफ। क्लासरूम के टॉपर्स शायद लाइफ में बेहतर नहीं करते हैं। बेहतर तो वो करते हैं लाइफ में जो लोगों को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। ये चेतन भगत सर का कैप्शन है। और एक कैप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद एक हैपनिंग नेम इन दिनों मोटिवेशनल स्पीकर करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, इनके यूट्यूब पे बहुत अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, मैं फॉलो भी करता हूँ इनको। रिसेंटली इनका एक मैंने रील देखा था फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी इवन। उन्होंने एक मैसेज ये दिया है उसमें कि मुझे ना 95% कमाने वाले स्टूडेंट से बेहतर 75% 85% कमाने वाले लगते हैं। उसके पीछे लॉजिक सर ने ये दिया है, बिंद्रा सर ने, कि 95% या उसके ऊपर लाने वाले जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। वो लाइफ को जीते कम है, उनका फोकस पूरा पढ़ाई पे है, तो उनका शायद डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है क्योंकि उनका एक्सपोजर बाकी दुनिया से इंटरेक्शंस कम होते हैं। उससे बेटर तो सर का कहना है, ये मैं आप तक बस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बिंद्रा सर का कहना है कि 70 75 80% लाने वाले स्टूडेंट्स मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रहे पर उसके साथ साथ बाकी चीजों में भी वो रुचि ले रहे हैं और उसमें भी टाइम दे रहे हैं, जो शायद लाइफ में आगे जाके ज्यादा काम में आने वाला है। जिसमें स्पोर्ट्स हो, आपकी कोई हॉबी आप नर्चर कर रहे हो, जिसकी पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है, ये सब आप स्टडी के साथ साथ अगर कुछ चीजें करते हो, कोई स्किल डेवलप कर रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट शायद लाइफ में बहुत बेहतर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इन सब का फोकस। और दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे ये स्लाइड पे जो दो एग्जांपल्स मैंने अभी साइड किए, शायद उसके साथ ही एग्जांपल जा रहा है कि आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे चार दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स। शायद हेनरी फोर्ड साहब है, आपके बिल गेट्स साहब है, गौतम अदानी सर है और धीरू भाई अंबानी साहब। और इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतना तगड़ा नहीं रहा था, पर ये आज भी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में है, जिनकी पढ़ाई इतनी ज्यादा शायद, इनका एकेडमिक बैकग्राउंड शायद इतना बेहतर नहीं था। और एक एग्जांपल मैं साइट कर रहा हूँ, ये स्टीव जॉब का कैप्शन है। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर एमडी थे, और इनके हिसाब से 80% ऑफ सक्सेसफुल पीपल डोंट हैव अ कॉलेज डिग्री बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। सो इन सब का कहना यही है कि सिर्फ आपका क्लासरूम परफॉर्मेंस विल नॉट डिटरमाइन योर करियर सक्सेस, दैट्स द बॉटम लाइन। और फिर करियर सक्सेस में कंट्रीब्यूट क्या करता है, ये भी तो चर्चा यहाँ से शुरू होती है ना फिर, कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, आपके मार्क्स, आपका नॉलेज अगर आपके लाइफ में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी लाइफ सक्सेस या करियर सक्सेस में कौन सी चीज है जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ से आगे ईक्यू के डिस्कशन शुरू होते हैं। डेनियल गोलमन सर का एक कैप्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे। EQ contributes more to success according to डेनियल गोलमन सर। जो मैंने किताब के बारे में बात की थी आपसे लास्ट सेशन में, उसी किताब का ये कैप्शन है, रादर टैगलाइन है ये उस पर्टिकुलर किताब की। IQ अकाउंट्स फॉर ओनली 20% ऑफ अ पर्सन सक्सेस, करियर सक्सेस या फिर आप लाइफ सक्सेस भी कह सकते हैं। IQ contributes only 20% and rest of the 80% is attributed, means 80% of your success is attributed to your emotional quotient. And this particular statistics is actually highlighting the importance of EQ in one's career and life success. ये कैप्शन फिर से एक बार रीड करते हैं हम लोग। How do we do in life is determined by both. It is not just IQ, but emotional intelligence that matters. So दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन है, IQ का भी है और इमोशनल इंटेलिजेंस का है। और डेनियल गोलमन सर के हिसाब से EQ का कंट्रीब्यूशन करियर सक्सेस में शायद ज्यादा है IQ से। फिर मैं वापस जाता हूँ अपनी स्लाइड्स पे और वहां से हम आगे के डिस्कशंस करते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी शायद इस स्लाइड पे आके रुका था कि EQ इंडिकेट्स आप क्लासरूम के बाहर कैसे परफॉर्म कर रहे हो। आपका IQ बताता है कि आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस कैसा है, और EQ एग्जैक्टली उल्टी बात करता है कि आप क्लासरूम के बाहर कितना कितना बेहतर आपका परफॉर्मेंस है, आप जिंदगी के चैलेंजेस को कितने बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो। EQ उसकी बात करता है। EQ बात करता है कि आप
रिसोर्सफुल कितने हैं, आपका नेटवर्क कितना तगड़ा है, आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, आपका लाइकेबिलिटी कितना है, लोग आपको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, या रादर एक आम आदमी की भाषा में लोग आपको कितना भाव दे रहे हैं, शायद वो डिटरमाइन होता है आपके ईक्यू से। मुझे एक मैडम ने लास्ट लेक्चर में रिक्वेस्ट की थी कि मैं ईक्यू का इम्पोर्टेंस इंटरव्यू प्रोसेस में क्या है इसके ऊपर बात करूं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं 2-3 एग्जांपल साइट कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि इन दिनों इंटरव्यू का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज, इवन नागपुर में भी आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज विजिट कर रही है रिक्रूटमेंट के लिए। कैंपस इंटरव्यूज अभी भी चल रहे हैं, दिस इज सपोज टू बी द पीक सीजन ऑफ कैंपस इंटरव्यूज। और आज भी मैं खुद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंचार्ज हूँ, और मैं भी देख पा रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। पहले जो बात रेज्यूमे में मार्क्स को लेके होती थी कि आपको आपका मार्क्स कितना है, यानी 10th से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने फर्स्ट क्लास मेंटेन किया है क्या, इसकी चर्चा होती थी। आप बिना ड्रॉप लिए या फिर बिना फेल हुए लगातार कंटिन्यूअस आपका एजुकेशन हो रहा है क्या, इसकी चर्चा होती थी इंटरव्यू में। आपके बैक आए हैं क्या सब्जेक्ट्स, आपने अटेम्प्ट्स लिए हैं क्या, एटी केटी आपको लगी है क्या, जो इंटरव्यू का एक पार्ट रहा करता था, आज भी है। और आज के इंटरव्यूज यहाँ से आगे जाते हुए मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे आज सिर्फ मार्क्स की, सिर्फ डेफिनेशंस की, सिर्फ कंसेप्ट्स की बातें ना करते हुए, जिसको हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू के प्रकार होते हैं ना, एक होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में आपका डोमेन नॉलेज देखा जाता है कि जो डोमेन यानी जो प्रोफाइल में आपको काम करना है, वो प्रोफाइल के बेसिक्स आपको मालूम है क्या। मुझे अभी भी याद है, मैं लास्ट टाइम एक हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंदा था, और उसको पूछा था साइनूसाइडल वेव यानी क्या, और वो बता नहीं पाया था। अभी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर साइनूसाइडल वेव के बारे में नहीं जानता है, तो ऑफकोर्स उसका रिक्रूटमेंट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दैट कैन बी अंडरस्टूड है कि आपको टेक्निकल नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज होना ही चाहिए। पर यहाँ से आगे टेक्निकल इंटरव्यूज अगर कोई बंदा क्रैक कर लेता है, तो उसके बाद उसका एचआर इंटरव्यू होता है। आपको भी मालूम है कि PI1, PI2 आज के डेट में 4 टायर प्रोसेस बन गई है रिक्रूटमेंट की। स्टेप नंबर 1 आपका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट करना यानी वही आपका IQ ठीक ठाक है क्या, आपका बेसिक न्यूमेरेसी जो है वो ठीक है क्या, आप नंबर क्रंचिंग में ठीक ठाक है क्या, बिना कैलकुलेटर के आप नंबर क्रंचिंग आसानी से कर सकते हो क्या, आपको कोई ग्राफ दे दिया तो क्या आप उसको डिकोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये देखा जाता है। आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है कि कॉरपोरेट में आपको इंग्लिश, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि आपको ड्राफ्टिंग करना है, बहुत सारे लेटर्स मेलिंग करना है, आपको ईमेल्स रोज करने हैं, आपको रिपोर्ट्स तैयार करने हैं, क्योंकि वीकली मीटिंग्स, मंथली वीकेंड्स मीटिंग्स, आपके एनुअल रिपोर्टिंग, उस पर प्रेजेंटेशंस करने होते हैं। तो क्या आप इन चीज़ों को लेके कॉम्पिटेंट है, ये देखा जाता है, और देखना भी चाहिए, नो डाउट अबाउट। उसके बाद सेकंड टायर जो प्रोसेस होती है, कुछ कंपनीज आज ग्रुप डिस्कशंस ले रही है, ये देखने के लिए कि आपकी सोच कैसी है। तीसरा फिर आता है इंटरव्यूज, PI1 और PI2। PI1 जो टेक्निकल नेचर का होता है, ये इंटरव्यू जनरली जो कैंडिडेट है उसका इमीडिएट बॉस, अगर वो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, तो वो जिसके अंडर में काम करने वाला है वो बंदा उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है, क्योंकि उसको अपनी खुद की टीम बनानी है। तो वो चेक करता है कि ये टेक्निकली कॉम्पिटेंट है क्या, और ये काम कर पाएगा क्या, जिसको ये जो काम इनको असाइन करने हैं वो ये ठीक से कर पाएगा क्या, और उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और इसकी एक तैयारी है क्या वो जॉब के लिए, ये चेक किया जाता है। इन जनरल टेक्निकल कॉम्पिटेंस यहाँ पे चेक किया जाता है। और EQ भी चेक किया जाता है, कहाँ पे, अभी तक जो बात हो रही थी IQ और टेक्निकल डोमेन की। और यहाँ से आगे जो HR के इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे आपका EQ चेक किया जाता है। HR वाले आपको कभी डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, वो चेक करते हैं कि बंदा जो है वो, हर एक कंपनी का अपना एक कल्चर होता है, क्या वो कल्चर में ये फिट हो पाएगा। कल्चर यानी क्या है, एक जो एनवायरमेंट तैयार हुआ है, हर एक कंपनी का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है, और जनरली टीम में काम करना होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रेड्स वो बंदे में है क्या, कि क्या ये परफेक्ट फिट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट के लिए, कि जहाँ पे उसको काम करना है।
जहाँ पे एटीट्यूड चेक किया जा सकता है, कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, और ये आज इंटरव्यू का एक इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट बन चुका है। एचआर यही चेक करते हैं। अभी मैं आपको एक 3 एग्जांपल्स साइट कर रहा हूँ, और अगर 4 एग्जांपल्स एक के बाद एक साइट कर रहा हूँ कि जहाँ पे ईक्यू चेक किया गया है, और ये रिसेंट टाइम के कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल जो मैं नागपुर का ही दे रहा हूँ, ये कोविड से ठीक पहले की बात है, शायद 18 या 19 होना चाहिए, 2018-2019 की, जहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी ओपन कैंपस इंटरव्यूज के लिए आई थी। इंजीनियर्स के इंटरव्यूज थे, और उन्होंने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर को रिक्वेस्ट की कि हम इंटरव्यू बाद में लेंगे। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हमारे कंपनी में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, तो प्रोस्पेक्ट्स जिनको कहा जाता है, इनको आप सबको प्लेग्राउंड पे लेके आइए। उनको प्लेग्राउंड पे लेके गए और इनको टीम्स में डिवाइड किया गया, और इनमें फुटबॉल मैचेस हुई, और ये लोग बैठ के कुछ जॉटिंग्स कर रहे थे जब ये फुटबॉल मैचेस चल रही थी। तो ऑफ कोर्स ये प्रोसेस हो गए। उसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको भी लग रहा होगा ना कि यार ये क्या तरीका हो गया इंटरव्यू लेने का। तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने भी उनको पूछा कि सर हम ये पहली बार देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फुटबॉल की मैचेस खिलाई जा रही है कैंडिडेट से, तो सर क्या इसका रीजन हो सकता है। तो उनका कहना ये था इंटरव्यूअर्स का कि साहब, इंजीनियरिंग तो ये थोड़ा बहुत जानते होंगे, या हम इनको सिखा भी देंगे काम पे। जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, मशीन्स वगैरह, हम इनको ट्रेनिंग देके समझा देंगे। पर कुछ चीजें हैं सर जो सिखाई नहीं जा सकती, और वही बस चेक कर रहे थे। यानी क्या, डिमेनर जिसको हम कहते हैं, एक द वे यू कैरी योर सेल्फ ना, आप कैसे बिहेव करते हो, वो चेक किया जा रहा था। यानी फुटबॉल की मैचेस जब ये खेल रहे तो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि आर यू ए टीम प्लेयर, आप टीम के साथ चल रहे हो या अकेले आप भाग रहे हो, आप ठीक से पासेस दे रहे हो, क्या आप अपने सहकारियों के साथ ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एट द सेम टाइम आपके जो अपोनेंट्स है या कॉम्पिटिटर्स है उनके प्रति आपका बर्ताव क्या है, आप क्या गाली गलौज कर रहे हो फील्ड पे, आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, आप कितने जल्दी इरिटेट हो रहे हो, कौन सी चीजों की वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, ये सब चीजें जो है ये नोटिस की जा रही थी वहां पे। और उसमें से बंदे शॉर्टलिस्ट किए गए जिनको उनका बॉडी लैंग्वेज बेटर लगा, द वे दे वेर कैरिंग देमसेल्व्स, दे वेर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स ड्यूरिंग दोस पर्टिकुलर मैचेस, ये सब जॉट डाउन किए गए कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लेसमेंट ऑफिसर के साथ डिस्कस करके फिर लड़के शॉर्टलिस्ट किए गए, और फिर इंटरव्यूज के राउंड हुए। और आपको सुन के खुशी होगी कि इट हैपेंड इन नागपुर, और ये इट वाज ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, एंड इट हैपेंड रिसेंटली। और 2-3 एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, और 2-3 एग्जांपल मैडम की रिक्वेस्ट पे मैं साइट कर रहा हूँ। नागपुर का ही एक इंटरव्यू था, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ईक्यू का एक पहलू मैंने आपको बताया था, एक बेसिक स्मार्टनेस यानी ईक्यू, जिसको स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं, वो भी एक ईक्यू की कैरेक्टरिस्टिक है। बड़ी पुरानी बात है, पर नागपुर में ही हुआ था ये। ओपन कैंपस इंटरव्यूज चल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक की बड़ी कंपनी थी, मैं जानबूझ के ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, और उनको सेल्स प्रोफाइल के लिए नागपुर से एमबीए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना था। और बड़ी कंपनी थी, बड़ा ब्रांड था, तो ऑफ कोर्स भीड़ अच्छी खासी थी स्टूडेंट्स की। इंटरव्यूज चल रहे थे, और हर इंटरव्यू में आपको भी मालूम है एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है कि व्हाई शुड वी हायर यू, कि हम आपका सिलेक्शन क्यों करें। यही क्वेश्चन वहाँ के स्टूडेंट्स को पूछा जा रहा था एक एक करके, और रूटीन से आंसर्स आ रहे थे कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, सर मैं सिंसियर हूँ, सर मैं क्विक लर्नर हूँ, सर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, सर मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का हूँ, सर मैं लगातार 8 से 10 घंटे काम कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। और ऐसे रूटीन आंसर सुन के ये लोग पक गए थे, एंड एक्चुअली दे वर लुकिंग फॉर सम जेन्युइन आंसर्स। क्योंकि जब आप कोई क्लासेस लगाते हो ना इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, तो वहां पे बोला जाता है कि आप ऐसे बताइए कि मैं हार्ड वर्कर हूँ वगैरह, तो लग रहा था जैसे पोपट पंची चल रही है। और अगर उसके आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप अगर क्रिएटिव है, किसी बंदे ने बोला भी था कि मैं सर क्रिएटिव हूँ, उसको पूछा गया कि इन व्हाट सेंस यू आर क्रिएटिव बेटा, तो वो आगे बात नहीं कर पाया। क्योंकि उसका ट्रेनिंग उसको नहीं दिया गया था। तो अगर ऐसा पूछते तो बता देना कि मैं क्रिएटिव हूँ एंड ऑल। पर
रियल लाइफ इंसिडेंसेस भी तो कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए ना, कि आप सही में है कि आप सिर्फ ऐसी बात कर रहे हो और सामने वाला पहचान लेता है। उसी भीड़ में एक बंदा आया जो थोड़ा सेंसिबली जिसने बात की, तो उसका सिलेक्शन भी हो गया था। उसने जो जवाब दिया था, मैं शायद थोड़ा वर्डिंग इधर उधर हो सकता है, पर मैसेज कुछ ये था उसका। उसने कहा कि सर, मुझे जब पता चला कि आप इंटरव्यूज के लिए आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाली और कुछ जानकारी मैंने गैदर की, और मुझे ये पता चला है कि आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करने की प्रक्रिया में है। और मुझे ये पता चला कि शायद आपके लिए एक लोकल बंदा सही रहेगा जिसको ज्योग्राफिक नॉलेज बेहतर हो। तो सर, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर ओनली। सर, पिछले 21-22 साल से मैं नागपुर में हूँ। नागपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करने वाले हैं, वो ज्योग्राफी सर मुझे मालूम है। मुझे मालूम है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 14 तालुका प्लेसेस आते हैं, और उसने नाम भी गिना दिए। नागपुर रूरल, नागपुर अर्बन, मौदा, कळमेश्वर, सावनेर, ये सब उसने पूरे के पूरे 14 बताए। और उसने बताया कि सर 14 में से 12 जगह तो मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ। सर, मुझे नागपुर डिस्ट्रिक्ट की बोली भाषा समझती है, जो शायद मुझे ज्यादा एक एडवांटेज देगी। जब मैं रिटेलर को विजिट करूंगा ना, तो उनकी भाषा में जब बात करूंगा, तो शायद मैं बेटर उनसे कनेक्ट हो पाऊंगा, जिसकी वजह से वो मुझे कम से कम सुन तो लेंगे, और हो सकता है शायद मेरे कुछ ऑर्डर्स कन्वर्ट भी हो जाए। ये ये ना थोड़ा लॉजिकल सा लग रहा था। और दिस इज व्हाट एक्चुअली द रिक्रूटर्स वे आर लुकिंग फॉर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ ये आंसर की वजह से कोई परसेंटेज की बात नहीं हुई यहाँ पे। आपको सेल्स का मतलब मालूम है क्या? ये बात ही नहीं हुई। बात सिर्फ फोकस थी कि ये जॉब है, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, वो आपके पास है क्या, बताइए, दैट्स इट, दैट्स ऑल। वो बंदे का सिलेक्शन हुआ था। और दैट टाइम अराउंड, ये थोड़ी पुरानी बात है, 2004 2005 की होनी चाहिए। और उस वक्त उसको जो पैकेज ऑफर किया गया था, शायद वो जो प्रिवेलिंग पैकेजेस थे उससे 2 से 3 गुना ज्यादा था। और मैं भी उन्हीं दिनों में भी एमबीए हुआ था, 2001 का मेरा पास आउट है। और उसी वक्त ये इंटरव्यू भी चर्चा में रहा था, ये पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आया था जो मैंने पढ़ा था। तो इसलिए मुझे याद रह गया कि ये लोग देखते क्या है, आप फोकस्ड है क्या। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ईक्यू की कैरेक्टरिस्टिक, कि आप जो कर रहे हैं, क्या आपको उसका उद्देश्य मालूम है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। और क्या आपके आपके विचारों में, आप जब प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उस विचारों में वो एक बेसिक चीज है क्या, कि जिसके लिए आप सामने बैठे हैं। और वो बंदे के पास था, और शायद यही चीज उन्होंने नोटिस की कि यार क्या फोकस्ड आदमी है। इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, विद स्टैटिस्टिक्स, विद नंबर, सब कुछ। 14 तालुका प्लेसेस, एक एक तालुका बता रहा है, 14 में से 12 में जाके आया हूँ। लगता है कि आदमी मैच्योर्ड है, सेंसिबली कुछ बात कर रहा है। और शायद मुझे लगता है ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है ईक्यू की, बहुत फोकस्ड रहते हैं, ये टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बात बहुत ज्यादा नहीं होती है। और एक दो एग्जांपल्स मैं सेट कर रहा हूँ, जहाँ पे ना एक ओवरऑल स्मार्टनेस भी देखा जाता है आज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। एक नागपुर का ही बंदा है फिर से, जिसका इंटरव्यू चल रहा था। और यही क्वेश्चन फिर से उसको भी पूछा गया कि व्हाई शुड वी हायर यू। ये बंदा बाहर जब बैठा था वेटिंग रूम में, तो वो वहां पे जब अंदर गया, वो उसको पूछा गया कि ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये कुछ शुरू के 2-4 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद उसको पूछा गया कि हमने आपका सिलेक्शन क्यों करना चाहिए। ये बंदे का जवाब कुछ ऐसा था कि सर, मेरा अभी जो इंटरव्यू चल रहा है ये 7वां है, मेरे से पहले 6 लोगों के इंटरव्यूज हुए हैं। और मैं सर ऑब्जर्व कर रहा था कि ऑन एन एवरेज सर 2 से 3 मिनट में इंटरव्यूज खत्म हो गया है। यानी बंदा जब जा रहा था, तो 2 या 3 मिनट में वो बाहर आ रहा था। और सर, जब से मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ है, मैं अभी नोट कर पा रहा हूँ कि लगभग 7 मिनट हो चुके हैं सर, कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। शायद आपको मुझ में कोई चीज़ तो दिखी है सर, कि जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू ज़्यादा देर तक चला है बाकी लोगों से। और बस सर, मुझे लगता है वही कारण है कि आपने मेरा सिलेक्शन कर लेना चाहिए। बड़ा स्मार्ट सा मुझे आंसर लगाई, और ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन हो गया था। और एक एग्जांपल मैं सेट कर रहा हूँ, ये भी नागपुर का ही एग्जांपल है। और मैंने कुछ आर्टिकल्स की एक सीरीज, तरुण भारत के लिए मैं एक कॉलम लिखता था, सक्सेस मंत्र नाम से इनका एक कॉलम चलता था। और जहाँ पे जो युवक है आज के,
जो खास करके नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए वो सक्सेस मंत्रा नाम से एक कॉलम चल रहा था, और उसमें आई वाज ए रेगुलर कॉलम राइटर। उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल जो अभी भी दे रहा हूँ मैं, वो उसमें भी मैंने साइट किए थे। और ये अभी जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ये उस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी मैंने साइट किया था। द स्टोरी गोज लाइक दिस। ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, बड़ा इंस्टीट्यूट था, छोटा नहीं था, बड़ा ब्रांड था। उनकी एक फ्रेंचाइज नागपुर में रिसेंटली ओपन हुई थी, और उनके यहाँ रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा था, क्योंकि न्यू एस्टेब्लिशमेंट था नागपुर में, नई ब्रांच थी, रादर पहली ब्रांच थी उनकी नागपुर में। और फुटप्रिंट वो नागपुर में जस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स नए थे, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए उन्होंने बड़े न्यूज़पेपर्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी दिए थे, एप्लीकेशंस भी अच्छी खासी आई। उसमें अलग अलग प्रोफाइल्स थे कि उनको कुछ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत थी, उनको रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी, उनको बैकएंड में कुछ ज़रूरत थी, मार्केटिंग में कुछ बंदे चाहिए थे। तो आपको सबके इंटरव्यूज के लिए उन्होंने टाइम एक ही दिया था, सवेरे 9 बजे का। और ये जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ और उस क्या चेक किया गया इंटरव्यू में, वो मैं नरेट कर रहा हूँ। ये बंदा 8:55 पे जो एड्रेस दिया गया था वहां पे पहुंच गया था। और टू हिज सरप्राइज वहां पे रिसेप्शनिस्ट जस्ट उसके सामने ही आई थी, और वहां का चपरासी कुछ झाड़ू लगा रहा था, और ये पहला बंदा था जिसने रिपोर्टिंग की थी। तो ऑफ कोर्स रिसेप्शनिस्ट को उसने जाके रिपोर्ट किया, और अपना नाम वहां पे लिस्ट में उसने लिखा लिया, और वहां पे बैठ गया। और फिर ऑफ कोर्स थोड़ी देर बाद भीड़ होना शुरू हो गया, जिनको जो प्रोस्पेक्ट्स थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनकी भीड़ होना धीरे धीरे शुरू हुआ। और लगभग 9:20 के आसपास जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो आए, 2 लोग थे, वो लोग आए और जल्दी जल्दी में अपने केबिन में एंटर हुए। उनकी केबिन कांच की बनी हुई थी, और उनके केबिन से साफ दिख रहा था वेटिंग रूम, जहाँ पे ये इंटरव्यू भी जो इंटरव्यू के लिए आए थे वो बैठे हैं वहां पे, वहां से साफ दिख रहा था। ऑफ कोर्स वो आए, सेटल हुए, और इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हुई। और पहला इंटरव्यू ऑफ कोर्स ये बंदे का नहीं हुआ। ओके, तो उसने सोचा कि शायद कोई क्लोज करीबी होगा, या फिर कुछ होगा, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए दूसरे किसी का इंटरव्यू ले रहे होंगे। उसके आंखों के सामने ही दूसरे किसी को चेम्बर में भेजा गया। उसका इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद फिर 2-3 इंटरव्यूज और हुए। और ये बंदे को वो रिसेप्शनिस्ट ने अंदर भेजा नहीं। तो ऑफ कोर्स ये काउंटर पे गया और रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मैडम, शायद आपको याद होगा मैं सबसे पहले आया हूँ, तो मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू पहले हो जाना चाहिए। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ मैं करा देती हूँ, आपको भेजती हूँ। फिर उसके बाद और 2 इंटरव्यूज हुए, पर ये बंदे को भेजा नहीं गया। ये बंदा फिर से वहां पे गया, और रिसेप्शनिस्ट को बोला कि हाँ, मेरा नंबर अभी भी आया नहीं है, तो आप प्लीज अंदर जाके सर जो बैठे हैं उनको बता दीजिए कि सबसे पहले मैं आया था, तो प्लीज मुझे कॉल करें इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद वो रिसेप्शन उसके सामने ही अंदर गई, और वो दिख रहा था कांच से ही कि वो उनको बता रही कि ये बंदा सवेरे से आया है, तो इसको बुला लीजिए। पर समहाउ फिर से 1-2 इंटरव्यूज हो गए दूसरे किसी और के, पर ये बंदे को बुला नहीं रहे थे। और इवेंचुअली फिर से ये रिसेप्शनिस्ट के पास गए और बोला कि मैडम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे भेजिए, और मैं जाना चाहता हूँ अंदर। और वो देख भी रहे थे, इंटरव्यूअर्स अंदर से देख रहे थे कि ये रिसेप्शनिस्ट के पास फिर से गया है, तो उन्होंने फिर उसको इशारे से बुला दिया कि आ जाइए अंदर। और ये बंदा अंदर जाके बैठा, गुड मॉर्निंग वगैरह सब हुआ, और पहला क्वेश्चन ही उनको उसको ये पूछा गया, पूरा क्वेश्चन रहा था, उसको ये बोला गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो गया है। ही वॉज सो अगस्ट कि सर अभी इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है, आपने मुझे डायरेक्ट ऑफर दे दी। बोले आपका इंटरव्यू हो चुका है। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो उसको बिठा के रखा था, दैट वाज ए पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू। वो लोग देख रहे थे एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, और उसके लिए जो क्वालिटीज चाहिए वो समझा रहे थे उसको कि हम मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और हमको दिखा कि ये रिसेप्शनिस्ट को जब हमको लिस्ट ला के दी, आपका नाम था, और आपके नाम के सामने ये भी लिखा था कि आपने कौन से प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है। तो हमको पता चल गया था कि आप मार्केटिंग के लिए आए हैं,
और मार्केटिंग के बंदे में हमको जो चाहिए था, हम वो अंदर बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे थे और हमको पता चल गया कि आप वही है जिसको हम ढूंढ रहे थे। और उन्होंने इलेबोरेट किया कि देखिए, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी एक बड़ी क्वालिटी होती है पेशेंस। जब हम भी आपको किसी कॉलेज या फिर किसी इंस्टीट्यूट में भेजेंगे हमारे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप में पेशेंस होना और एक डिसेंसी होना बहुत आवश्यक है। आपको हमने बिठा के रखा, पर आपने अनुचित व्यवहार नहीं किया, आपने वहां पे तमाशे नहीं खड़े किए। आप डिसेंटली बात कर रहे थे रिसेप्शनिस्ट से, और आप ये कोशिश में भी थे, सिर्फ बैठे नहीं थे, आप ये कोशिश में भी थे कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो कैसा हो। आप तंग आके निकल नहीं गए, हमने आपको 3 बार वेट करने के लिए कहा। और मार्केटिंग पर्सन के पास ये क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका क्लाइंट आपको आए बराबर कभी भी अंदर नहीं बुलाएगा, वो आपको बिठा के रखेगा। तो वो पेशेंस आप में होना एक बड़ी क्वालिटी। उसके साथ साथ हम ये चेक कर रहे थे कि आप वहां पे बैठ के करके आ रहे हैं। तो हमने देखा कि आप वहां पे जब बैठे हैं वेटिंग रूम में, तो टीपॉय पे हमारे इंस्टीट्यूट के और हमारे कंपनी के जो हाउस मैगजीन्स और जो जर्नल्स और ब्रोशर्स पड़े थे वो आप केयरफुली पढ़ रहे थे। हमने ये भी देखा कि आप उठ के थोड़ा सा वॉक ले रहे थे, और वेटिंग रूम में हमने जो पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं, हमारे अचीवमेंट्स है, वो सब आप केयरफुली पढ़ रहे थे। और आपका टाइम आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे थे। तो हमको ये पता चल गया कि आप अगर क्लाइंट के यहाँ जाएंगे तो वहां पे सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, आप क्लाइंट के बारे में जानकारी निकालने की भी कोशिश में रहेंगे, जो शायद एक बेटर क्वालिटी मानी जाती है एक मार्केटिंग पर्सन में। और ये भी रियल लाइफ इंसिडेंस है। बिना इंटरव्यू लिए सिलेक्शन हो गया था बंदे का, और वहां पे जो चेक किया जा रहा था ना, शायद ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ईक्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली होती है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं ईक्यू के कोर। मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी इसके ऊपर बात करने के लिए, इसलिए मैंने एक 3-4 एग्जाम्पल्स साइट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। दिलीप सिंह सर की किताब का जो मैं उल्लेख कर रहा था, उसमें ये स्टोरी अजय विजय की ये साइट की गई है। शायद नाम कुछ अलग हो सकते हैं, पर ये स्टोरी वहां पे साइट की है। मैं ये स्टोरी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ ईक्यू इज इम्पोर्टेंट मोर देन आईक्यू, जो डिस्कशन हम लोग कर भी रहे हैं। अजय और विजय ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। अजय जो है ये इंटेलेक्चुअल है, क्लास का टॉपर आप बोल सकते हो इसको। और विजय जो है ये एवरेज बंदा है पढ़ाई के बारे में। और ऑफकोर्स इनका एजुकेशन, खास करके कॉलेज एजुकेशन इनका साथ में हुआ है। और इनका एजुकेशन खत्म होने के बाद ऑफकोर्स रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है। अजय जो है ये इंटेलेक्चुअल है, क्लासरूम का टॉपर है। और आपको भी मालूम है कि ये लोग ना अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोगों को, क्योंकि हम लोगों को भी, आपको याद होगा बचपन में, कि हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी इनपुट्स क्या है कि बेटा क्लासरूम के जो टॉपर्स हैं ना उनकी संगत बना, तो उनके जैसा बन जाएगा। तो अजय वो कैटेगरी का था, होशियार बंदा। और क्लासरूम के बाकी बच्चे उसके उससे ना उसके कांटेक्ट में रहना, उसकी संगत में रहना पसंद कर, यानी कोशिश करते थे। पर अजय अपने पढ़ाई में मशगूल, और वो नहीं चाहता था कि दूसरे किसी के वो बहुत ज्यादा किसी को एंटरटेन करे या फ्रेंडशिप बढ़ाए, क्योंकि वो अपने पढ़ाई पे ज्यादा उसका फोकस था। एग्जैक्टली उल्टा विजय था। विजय जो है ये भले ही पढ़ाई में एवरेज था, फर्स्ट क्लास जैसे तैसे मेंटेन तो कर रहा था, पर विजय शायद क्लासरूम की जान था। आपको भी मालूम है कि एक छोटी सी क्लासरूम 50 बच्चों की भी अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें भी 4 से 5 ग्रुप में ये बच्चे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल दे फ्लॉक टुगेदर, कि एक जैसी मानसिकता के लोगों के नेचुरली कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। तो 50 का एक क्लासरूम के 4 से 5 ग्रुप्स बनते हैं, जो हमने अनुभव भी किया है बचपन से। पर विजय एक ऐसा बंदा था जो लगभग सभी ग्रुप का एक पार्ट था, इंडिस्पेंसेबल सा पार्ट। हर एक ग्रुप को लगता था कि विजय हमारे ग्रुप में रहे। विजय की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, हैप्पी गो लकी जिसको कहते हैं, और जिसको एक्सेप्टेंस, शायद क्लासरूम में एक्सेप्टेंस विजय को ज्यादा था। ओवर द पीरियड इनकी जब स्टडी खत्म हो जाती है, तो फिर जब रिक्रूटमेंट्स की बात आती है, अजय का ना सीवी बहुत ही इंप्रेसिव। क्लासरूम का टॉपर, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उसके बहुत बेहतर, सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छे किए गए हैं, उसका सीवी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। तो अजय जहां जहां सीवी देता था वहां से उसको इंटरव्यू का कॉल आ जाता था। विजय का क्लासरूम में परफॉर्मेंस बेटर ना होने की वजह से उसको कॉल्स कम आते थे।
पर आश्चर्य की बात ये कि अजय 5 कंपनी में अगर अप्लाई कर रहा है तो 5 ही कंपनी से कॉल्स आते थे। विजय का एग्जैक्टली उल्टा था। 5 कंपनी में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो शायद 1 या 2 कंपनी से ऑफर आते थे। दोनों को साथ में नौकरी लग जाती है, अजय और विजय को अलग-अलग कंपनीज में। और अजय के पास चॉइस होती है कि 4 में से मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ। विजय को जो कंपनी मिल जाती है वो ज्वाइन कर लेता है। 1 साल बाद फिर इनका परफॉर्मेंस चेक किया जाता है और पता ये चलता है कि अजय को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसी टाइम पे विजय का प्रमोशन हुआ है। अभी अजय का डिमोशन होना या फिर उसको नौकरी से निकाल देने का एक बड़ा कारण ये प्रेजेंट किया जाता है कि अजय इज नॉट ए परफेक्ट फिट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। ही इज नॉट ए गुड टीम प्लेयर। उसकी सहकारियों के साथ जम नहीं रही है। सहकारी भी बार बार कंप्लेंट कर रही है कि आई एम नॉट रेडी टू वर्क इन अजय टीम। एग्जैक्टली उल्टा विजय का। विजय इज अ टीम प्लेयर। उसका परफॉर्मेंस बेटर है, टीम को साथ में लेके चल रहा है। और यहाँ से दिलीप सिंह सर ने इसी एग्जाम्पल से फिर से वही चीज हाईलाइट करने की कोशिश की है कि आईक्यू आपका क्लासरूम का परफॉर्मेंस शायद आपको इंटरव्यू के कॉल दे दें, शायद आपको इंटरव्यू में क्रैक करने में सुविधा भी हो जाए, पर वहां से आगे की जो जर्नी है वहां पे आपके परसेंटेज शायद ही आपको काम में आएंगे। एक बार जॉब मिलने के बाद जॉब टिकाना और जॉब में ग्रो करने के लिए आपको जो लगेगा वो शायद इक्यू ज्यादा काम में आएगा। आपके परसेंटेज इतने काम में नहीं आएंगे। और यही स्टोरी बिल्कुल विजय के साथ हुई। विजय एकेडमिक्स में इतना ज्यादा बेटर नहीं था, पर उसके पास जो स्किल्स थी जिसको हम इक्यू कहते हैं, जिसकी वजह से ना ही वो जॉब टिका पाया, रादर उसकी बढ़ोतरी ईयर बाय ईयर होते गई। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को लेके। देखिए, आप देखेंगे 2 प्रकार के जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये ना पर्सनालिटी के ट्रेड्स या पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स भी हम मान सकते हैं। आईक्यू जो 1905 में आया और ईक्यू 1964 में आया, पर रिसर्च स्टडीज ये कहती हैं कि आईक्यू और करियर सक्सेस इनमें कोरिलेशन कम है। वही ईक्यू और लाइफ सक्सेस और करियर सक्सेस इनमें जो कोरिलेशन है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। इसका मतलब यही है कि जिनका ईक्यू बेटर है उनका करियर में सक्सेस अचीव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली उल्टा, जिनका आईक्यू ज्यादा है उनका करियर सक्सेस का जो कोरिलेशन है वो शायद वीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं जा रहा हूं अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसको कहते हैं सोशल क्वेश्चन, एसक्यू। देखिए, और एक प्रकार का एसक्यू आता है जिसको स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी कहते हैं, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, वो कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। अभी ईक्यू के सेंस में ही एक क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं सोशल क्वेश्चन, और ये एक मेजर है योर एबिलिटी टू बिल्ड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड मेंटेन इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। This is what is called as social quotient. Social quotient is a type of emotional quotient. इमोशनल क्वोशंट में ना 2 चीजें आती हैं। जो डेनियल गोलमन सर ने इमोशनल क्वोशंट का मॉडल बनाया, ईक्यू का जो मॉडल बनाया है, उसमें 2 चीजें हाईलाइट की हैं। उन्होंने कहा है कि ईक्यू इज मोर अबाउट योर इंट्रापर्सनल स्किल एंड योर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंट्रापर्सनल यानी आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, अपने आप को यानी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करते हो, ये पहला पार्ट ईक्यू का। और दूसरा, आप जिनके कांटेक्ट में आते हैं आप उनको कैसे मैनेज करते हो या उनके इमोशंस को आप कितना समझते हो। ये 2 चीजें हाईलाइट की गई हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को जब डिफाइन किया गया है। जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क मैं दिखा रहा हूँ आपको, आगे आने वाली स्लाइड्स में है वो फ्रेमवर्क। तो डेनियल गोलमन सर ने यह फ्रेमवर्क बनाया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सेल्फ मैनेजमेंट और दूसरा है आपके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, जिसको कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल। और सोशल क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ ये है आपका इंटरपर्सनल, सॉरी इंट्रा मैंने गलती से बोला, इंटरपर्सनल स्किल। सोशल क्वेश्चन इज मोर अबाउट योर इंटरपर्सनल स्किल। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं मैं। सोशल क्वेश्चन जैसे आपको भी मालूम है कि जब हम सोसायटी में इंटरॅक्ट करते हैं, ज्याला आपण वावर म्हणतो, आपला सोसायटीतला वावर, तर
उसके ना कुछ क्राइटेरियाज ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं कि कुछ नॉर्म्स जो है वो सोसाइटी में जब हम इंटरेक्शंस करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स है। इट इज वॉट एवर यू आर बिहेविंग इट इज एक्सेप्टेड, एंड वॉट एवर यू आर बिहेविंग इन अ सोसाइटी एट लार्ज दिस थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड। गेटिंग में? जिनको ये समझ आ गया है कि what are the social norms and what is being accepted in a society, the behavior I am talking about. So social quotient is more about your understanding, rather it is your ability, it is your ability to build up a relationship with others with whom you are getting into contact, and rather it is not only about getting into building up relationship, it is more about nurturing those enduring relationships, you can say, maintaining that particular relationship over a period of time. ना इन जनरल मराठी में जिसको हम कहते हैं की लोक जोडण्याची कला, लोक जोडण्याची कला ही काही लोकांकडे असते. इट्स ना इट इज क्वाइट नेचुरल. कुछ लोगों के पास ना ये उपजत होता है. आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि हम डेली लाइफ में कितने सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं. उसमें से बहुत सारे लोग अनजान होते हैं और कुछ लोग जान पहचान के होते हैं जिनसे रोज इंटरेक्शन हो रही. कभी कभी आपको भी महसूस तो हुआ होगा कि एक अनजान आदमी जिसको लाइफ में पहली बार मिल रहा है पर लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों का नाता है, लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहा है. आपका ना कंफर्ट लेवल उसके साथ बहुत ज्यादा होता है. पहले मुलाकात में ही आप उससे बहुत बहुत आपकी एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स है, इस तरीके से जिसको बोलते हैं ना खुल के बात करना, वो हो जाता है नेचुरली. और कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही वैसी होती है और वो शायद उसमें सोशल स्किल्स ज्यादा होती है. उनमें ना नेचुरली वो एक, आप बोलिए मैग्नेटिक पर्सनालिटी, वो नेचुरली होता है उनमें कि बातों से जीत लेते हैं अगले को. वो ना दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर सोशल स्किल. और इनका ना नेटवर्क बड़ा तगड़ा होता है. इनका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क में बोल रहा हूँ, बहुत तगड़ा होता है. इसमें ना एक फ्लेवर है सोशल क्वोशंट का. उससे पहले मैं एक एग्जांपल में जा रहा हूँ. सोशल क्वोशंट में भी लंबी लिस्ट है, हाँ? उसमें एक एग्जांपल मैं साइट कर रहा हूँ. आपको शायद ये स्लाइड देख के मूवी तो याद आ गई होगी. ये कौन से मूवी का क्लिप है? शायद आपने बराबर पहचाना है. ये दिल चाहता है मूवी का एक क्लिप है. और इंटरवल से आपने, मुझे लगता है हम सब ने ये मूवी देखी होगी. बड़ी हिट भी हुई थी. फरहान अख्तर की मेरे ख्याल से ये पहली मूवी थी. और जब मैंने इंटरव्यूज पढ़े थे इनके, तो फरहान अख्तर ने, मुझे धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि जो मैंने पढ़ा था, फरहान अख्तर ने कहा था कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड है ये पर्टिकुलर मूवी. और आपको याद होगा शायद कि दिल चाहता है ये तीन फ्रेंड्स की कहानी है, इनके बॉन्डिंग की कहानी, इनकी फ्रेंडशिप की कहानी है, जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना, ये तीनों अच्छे फ्रेंड्स दिखाए, इनमें बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी है. और आपको ये सीन जो मैं दिखा रहा हूँ ये शायद याद होगा, जो इंटरवल के ठीक पहले आता है. और यहाँ पे आमिर खान अक्षय खन्ना को एक लाइन कुछ ऐसी बोल जाता है कि जिसकी वजह से ये तीनों का बॉन्डिंग खत्म हो जाता है लगभग. इनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है, इतने सालों की अच्छी फ्रेंडशिप ये टूट जाती है. और इनमें कुछ बेबनाव या फिर असहमति होती है जिसकी वजह से तीनों अपने अपने अलग रास्तों से निकल जाते हैं. और यहाँ से मूवी फिर टर्न लेती है. अभी आमिर खान ने जो एक लाइन बोली है ना, उसी को हम शायद कहते हैं कि इसको शायद सोशल कोशंट शायद कम है, जिसकी वजह से एक लाइन ऐसी बोल गया कि जो नहीं बोलना चाहिए था. भले देखिए फ्रेंडशिप है, दैट इज ओके, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, पर ऐसा कहते हैं कि हर रिलेशनशिप की एक अपनी लिमिट होती है. वो लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते. वो एक, हर नाता हर संबंध जो है, हर रिलेशनशिप अपना उसका एक लिमिट होता है. वो दायरा जिसको समझ में आया ना, उसका सोशल क्वेश्चन शायद बेटर होता है. जिसको ये कहाँ पे आके रुकना है ये नहीं समझ में आता ना, आप बहुत गहरे फ्रेंड है फिर भी आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते हो ना. यही चीज ये मूवी में हाईलाइट की है कि एक लाइन की वजह से इतनी एंड्यूरिंग रिलेशनशिप इनकी खत्म हो जाती है. और शायद फ्रेंडशिप की भी अपनी एक लिमिट होती है कि आप एक हद के बाहर तो नहीं कह सकते हो ना, भले वो कितना भी करीबी फ्रेंड क्यों ना हो. तो जिसको ये समझ में आया है कि रिलेशनशिप की बाउंड्रीज क्या है, कौन से रिलेशनशिप में, और सोशल क्वेश्चन कहता क्या है, बॉटम लाइन, कि जो आदमी को ये समझ है कि कौन सी चीज कहाँ कहना है, किससे कहना है, और कौन सी चीज कहाँ नहीं कहना है,
हम लोगों को भी बचपन से अरे काही बोलतोस का? अरे कोणासमोर काय बोलावं कळत नाही का तुला? ये जो चीज़ें आई है ना हम लोगों को संस्कारों के फॉर्म में, ये शायद हम पे संस्कार हुए थे कि हमारा सोशल कोशंट डेवलप किया गया है। आपको शायद आशिकी जो 1990 में मूवी आई थी, उसके पोस्टर आपने देखे होंगे, तो उस पोस्टर पे भी उन दिनों बड़ी चर्चा हुई थी, जिसमें हीरो-हीरोइन का फेस ही नहीं दिखाया था। एक ओवरकोट था जिसके अंदर उनके चेहरे थे। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा कि दैट वाज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेड देन वे बैक हाँ। तो यहाँ पे सोशल कोशंट यानी क्या? कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए? किससे क्या बात करनी चाहिए और किससे क्या बात नहीं करनी चाहिए? प्रसंग क्या है? उसकी गांभीर्य क्या है? आप भी देख रहे होंगे कि हमारे ही स्टाफ रूम में शायद हम लोगों को हमारे प्रिंसिपल सर या हमारे जो बॉस है, उनसे कुछ एक पर्टिकुलर ठहराव जो है, वो इफ सपोज़ पारित कराना है। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का सैंक्शन लेना है या कहीं पिकनिक बच्चे बोल रहे कि इंडस्ट्रियल टूर के लिए जाएँगे और वो प्रिंसिपल सर से कोई बात मना लेनी है। तो आप भी थोड़ा-सा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे स्टाफ रूम में भी हम एक बंदे की तरफ देखते हैं कि भाई हमारे हमारी तरफ से सबकी तरफ से तू बात कर। तू बराबर बात करता है, तू बराबर कन्विंस कर लेगा सर को। अभी वो जो बंदा है ना मुझे लगता है वो एक अच्छा पैकेज है बॉस ईक्यू का। क्योंकि उसको ना मालूम है, उसके काम क्यों हो रहे हैं, बाकी लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे। बॉस उसको क्यों सुन रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि बॉस से बात कब करनी है, उनका मूड कब अच्छा रहता है। ना उसको ये मालूम है और उसी टाइम पे वो ये बात छेड़ता है, इसकी वजह से शायद ये सैंक्शंस हो जाते हैं। तो ये जो समझ जिसको है ना, उसका शायद एसक्यू ज़्यादा बेटर होता है, जो ईक्यू का ही एक पहलू है। डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। मैंने पिछले सेशन में भी कुछ अच्छी किताबों के बारे में बात की थी। मैं ना एविड रीडर हूँ, बचपन से लेके मेरे खुद के घर में लाइब्रेरी थी। मैं शायद 4th स्टैंडर्ड में था जब मैंने मेरे लाइफ की पहली नॉवेल पढ़ ली थी, जब बच्चों को मेरे क्लासरूम के जो मेरे दोस्त थे उनको नॉवेल क्या होती है उन्होंने कभी देखी नहीं थी, पर 4th स्टैंडर्ड में मैंने पहला नॉवेल पढ़ लिया था और उसके बाद तो मैं खुद एक लाइब्रेरियन करके काम कर चुका हूँ। पढ़ने की आदत थी बहुत सारी और ये देन जो है मेरे पापा की तरफ से आई है। मेरे पापा तो इतने एविड और वोरेशियस रीडर है कि किराना दुकान में जो पुड़िया आती है ना उसके ऊपर भी जो न्यूज़पेपर में लिखा रहता था वो भी वो पढ़ लेते हैं। अभी भी उनकी वही आदत है, तो उनसे ही वो आदत मुझ में ट्रांसमिट हुई और उनकी वजह से क्योंकि उन दिनों भी पापा ने भी लाइब्रेरीज लगाई थी, एक नहीं दो दो तीन तीन लाइब्रेरीज से हमारे यहाँ किताबें आती थी, तो वो आदत मुझे भी लग गई। जो भी आता था वो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था और आगे चल के जब कॉलेज लाइफ में गया तो ये आदत थोड़ी-सी और ज़्यादा मैं ख़ास करके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में या सॉफ्ट स्किल्स उसको लेके या एम्प्लॉयबिलिटीज़ को लेके और सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो बहुत बहुत मैंने पढ़ा है अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में। तो झलकियाँ मेरे शायद सेशंस में उसकी दिखती भी होगी। तो ये किताब मैंने जस्ट ग्रेजुएट हुआ था मैं बात है 1996 की और उन दिनों ना हितवाद में एक सप्लीमेंट आती थी हर मंडे को, क्रॉनिकल नाम था उसका। येलो कलर की सप्लीमेंट रहा करती थी और मैंने उसका कलेक्शन किया था पूरा, कई सालों का, वो कई साल तक आई और वो मैं बिना विदाउट फेल्यूर वो मैं लेता था क्योंकि हितवाद तो हमारे यहाँ डेली नहीं आता था, पर मंडे को मैं चौक में जाके वो हितवाद लेके आता था और क्रॉनिकल में एक सेक्शन था जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके और वहीं से मुझे ये किताबों के बारे में पता चला। और फिर मैंने ये किताब डेल कार्नेगी साहब की जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्रीन कलर का कवर दिख रहा है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मैंने 96-97 में पढ़ ली थी। उस वक्त मैंने पैसे नहीं रहा करते थे किताबें लेने के लिए, पर मैंने ये ली थी उस वक्त और पढ़ी थी, एक सिटिंग में ही पढ़ ली थी। मुझे मुझे बड़ी अच्छी लगी और उस वक्त मैंने देखा कि पीपल स्किल नाम की चर्चा हुई थी। पीपल स्किल ये सोशल स्किल का ही एक पर्टिकुलर पार्ट या टाइप आप बोल सकते हो और पीपल स्किल ये टर्म ऑफिशियली कॉइन हुई 1974 में। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस आया 1964 में जो ऑफिशियली कॉइन की गई टर्म। उसके बाद फिर सोशल क्वोशंट आया, सोशल क्वोशंट के सेंस में ही एक स्किल की बात हुई 1974 में, जो है शायद पीपल स्किल जो सोशल क्वोशंट का ही पार्ट है और ये दो किताबों में इसका उल्लेख भी दिखता है पीपल स्किल का। और पीपल स्किल को लेकर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था तरुण भारत का ही, और एक फुल ऑन नाम से एक सप्लीमेंट आता था जो हर वेडनेसडे को पब्लिश हुआ करता था। उसमें भी मैंने एक सीरीज लिखी थी आर्टिकल्स की जिसमें मैंने पीपल स्किल के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और उसपे उसके बाद भी मुझे बहुत सारे फ़ोन्स भी आए थे और ऑफ कोर्स ये सब इन्फ्लुएंस ये सब नॉवेल्स का वगैरह था ही मेरे पे।
पीपल स्किल के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ अप कर देता हूँ मैं। जैसे नाम ही बता रहा है, पीपल स्किल, लोगों को सँभालने की स्किल आप इसको बोल सकते हो। देखिए, सभी ह्यूमन बीइंग्स, हम सबको लगता है कि जब हम घर से निकलते हैं कॉलोनी में, इफ सपोज़ आप सब्ज़ी लेने जा रहे हो, तो लगता है ना कि जो जान-पहचान के चेहरे हैं, उन्होंने हमें ग्रीट करना चाहिए, हमसे आके बात करनी चाहिए, या हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को लेके कुछ चर्चा करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। एक एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये। और पीपल स्किल जिनकी ज़्यादा होती है ना, उनके साथ ये नेचुरली हो जाता है। आज की डेट में डेनियल गोलमन सर, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बीच में, उसमें एक जस्ट बेंचमार्क दिया था कि कैसे पहचानेंगे किसी बंदे का ईक्यू या पीपल स्किल, खास करके अच्छा है कैसे पहचानेंगे। उसमें एक ट्रिक दी थी। वो ट्रिक को मैं थोड़ा-सा मॉडिफाई करके बता रहा हूँ आपको। आज आप अगर किसी को व्हाट्सएप करते हो, कोई मैसेज, ओके? एक ही मैसेज आप इफ सपोज़ ग्रीट कर रहे हो किसी को, कोई ऑकेज़न है, कोई त्योहार है, आप इफ सपोज़ 25 लोगों को, 50 लोगों को वो मैसेज भेज रहे हो, तो आपको रिप्लाइज़ कितने आते हैं? इससे भी पता चलता है कि व्हाट इज़ योर एक्सेप्टेंस लेवल एज़ ए पॉपुलर फिगर, व्हाट इज़ योर सोशल एक्सेप्टेंस। ये मुझे एक आर्टिकल से पता चला था कि इससे भी पता चल जाता है कि हाउ पॉपुलर यू आर, व्हाट इज़ योर लाइकेबिलिटी अमंग द पीपल whom with you are in regular contact with। पीपल स्किल यही बात करता है कि आपका लाइकेबिलिटी, आपका एक्सेप्टेंस बोलिए कि, और आपको लोगों के साथ संवाद साधने की कला कितनी अवगत है, वो शायद सोशल स्किल हम बोल सकते हैं। इसकी भी चर्चा हुई थी बीच में। सो ये सोशल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है, और इट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय नर्चरिंग एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स। कि आपका नेटवर्क कितना तगड़ा है, आप रिसोर्सफुल कितने हैं, आप आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे कितने हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे पढ़ने में आई थी, कि आपके पीठ पीछे कितनी पॉजिटिवली बात होती है, वो शायद पीपल स्किल का एक बड़ा परिमाण माना जाता है। पीठ पीछे बात होना, आपको ही मालूम है कि जनरली बुराई ज़्यादा होती है, पर आपके पीठ पीछे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, तो समझ जाएँगे कि हमारा ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस या इन जनरल हमारी पीपल स्किल्स जो है, वो ज़्यादा बेटर है। इट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। और इसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि आपकी रिलेशनशिप्स में कितने लोग हैं, कौन से लेवल के लोग हैं, और उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कितनी तगड़ी है। ये बताता है आपका सोशल स्किल या फिर आपके पीपल स्किल्स। तो मैं समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो 3 क्वेश्चन्स हमने देखे। हमने बात की आईक्यू, जो बताता है हमारा माइंड पावर, हमारा नॉलेज, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा लॉजिक, हमारा रैशनल, आप बात कर सकते हो। How good we are in classroom, how good we are with regard to the usage of books। EQ बात करता है आपके कैरेक्टर की। SQ बात करता है आपके फेम, आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी लाइकेबिलिटी, आपके एक्सेप्टेंस की लेके। और इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है जिसको कहते हैं AQ, जिसका लॉन्ग फॉर्म है एडवर्सिटी क्वेश्चन। एक 2 मिनट में ब्रीफ अप कर देता हूँ, सो दैट मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा EQ के बारे में और ज्यादा बेहतरीन चर्चा करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ एडवर्सिटी क्वोशंट, और आप देख रहे हैं फिर से एक किताब, टर्निंग ऑब्स्टैकल्स इनटू अपॉर्चुनिटी। दिस इज द टैगलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक व्हिच इज बीइंग ऑथर्ड बाय पॉल स्टॉल्स। ये किताब की हाईलाइट ही ये है कि हाउ यू मैनेज द रफ पैचेस इन योर लाइफ। और हमारे सबके लाइफ में ही ना रफ पैचेस या बैड पैचेस आते ही हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और आप वो बैड पैचेस को कितने कितने स्मार्टली मैनेज करते हो without succumbing yourself to in those particular bad stories of your life, bad patches of your life, that basically considered as your adversity quotient। दो चार एग्जांपल्स की बात करेंगे, शायद मैं जो कह रहा हूँ वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको साइट कर रहा हूँ अभी। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये हितवाद में आया था, उसका रेफरेंस लेके ही मैं आपको साइट कर रहा हूँ। इंडिया में जो सुसाइड्स होते हैं डेली लाइफ में, उसको लेके एक स्टैटिस्टिक्स आया था, आप थोड़ा सा गौर करेंगे।
वो आर्टिकल में ये स्टैटिस्टिक्स दिया था, ये 6-7 साल पहले की बात होनी चाहिए। इनसाइट नाम से एक सप्लीमेंट आता है इस बात का, उसमें मुझे ये पढ़ा हुआ याद आ रहा है, धुंधला-धुंधला। बात करते हैं आत्महत्या के कारण क्या है, मेजर कारण। 3 कारण बताए गए थे इसमें, बाकी भी कारण थे पर उसमें सबसे ज़्यादा ग्लेरिंग जो है, आप देखेंगे 12 लोग इंडिया में रोज़ सुसाइड करते हैं और कारण है फेल्योर इन लव। अभी हम जिस स्टेज में हैं या जो लाइफ स्टेज में रादर है, शायद हम 40 45 50 के आसपास होने चाहिए हम सब लोग। आपको भी मालूम है कि ये चीज अभी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है। और हम लोग भी अगर ये स्टैटिस्टिक्स सुन के हमको भी लगता है अरे यार ये भी क्या कारण हो गया आत्महत्या करने का, यानी में। पर ये एक बड़ा कारण है कि फेलियर इन लव। देखिए ये जो टीनेजर्स बोलिए, उससे ऊपर भी एक यूथहुड जिसको हम कहते हैं कि 20 से 30 की उम्र, जिसमें ये फैंसी होती है एक, और जिसमें मैच्योरिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि दुनिया कम देखी होती है। और जो यहाँ से सक्सेसफुली निकल चुके हैं ना, जिसको हम ब्रेकअप्स कहते हैं या फिर प्रेम भंग इन जनरल, जो यहाँ से सक्सेसफुली निकल चुके और लाइफ में आगे जब अभी सेटल हुए, तो उनको खुद पे हंसी आती है कि यार कौन सी चिल्लर वजह चीजों की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब था। आज कुछ नहीं लगता इन चीजों का, पर उस एज में शायद ये चीज बहुत बड़ी शायद मानी जाती होगी कि I experience failure in love and now there is nothing in my life to live with। और 12 बड़ा आंकड़ा लगता है ये पॉसिबल। और शायद ये एक बैड पैच हो सकता है ना, आपका ब्रेकअप हुआ है, शायद एक बैड पैच हो सकता है लाइफ का। एग्जाम में फेल होने की वजह से भी आज आप देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं। और स्टोरी तो कुछ और ही जा रही है, पिछला सेशन हो या आज का सेशन भी जो है, मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े ऑथर्स फिलोसोफर्स इनका कहना भी आपको बता दिया है कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं बॉस, आपके करियर सक्सेस में या लाइफ सक्सेस में। और शायद ये बच्चों तक ये चीज नहीं पहुंच पा रही कि आपके एक सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो या आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हो सकता कि जिसकी वजह से आप अपना लाइफ ही खत्म कर दो। और उस वक्त शायद ये मैच्योरिटी नहीं होती है या विजन नहीं होता है, या फिर ये चीज ही शायद इन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस की होगी कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर। फेलियर्स तो आएंगे ना, इससे बड़े भी बड़े फेलियर्स होते हैं शायद, पर इनको लगता है कि ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन या फिर डिप्रेशन में जाना, और जिसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम स्टेप लेना। ये एडवर्सिटीज है लाइफ की जो शायद ये ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं आपको थोड़ा सा, और एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं आप। लगभग 7 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और कारण ये है कि मैरिड लाइफ में अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ शायद कुछ बेबनाव या अंडरस्टैंडिंग की कमतरता, जिसकी वजह से आए दिन झगड़े होना और उसका इवेंचुअली कुछ एडवर्स रिपरकेशंस में कन्वर्शन होना, जिसमें शायद सुसाइड हो या और कुछ हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा, और आपको भी शायद दिखता भी होगा, हम जब सोसाइटी में जीते हैं तो दिखता भी है कि बहुत सारे मैरिड कपल्स का आपस में नहीं जमता है। एक स्टैटिस्टिक्स मैंने बीच में ये भी पढ़ा था कि जिनके लव मैरिज हुए हैं वो तक उनकी भी अप्लीकेशंस डिवोर्स के लिए लाइंड अप है बॉस, पाइल्ड अप है। जिन्होंने लव मैरिज किया है डिवोर्स के लिए 1 साल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। यानी क्या कहीं ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमतरता है, शायद एक दूसरे को शायद ठीक से समझ नहीं पाए थे उस वक्त या समझ नहीं रहे हैं जीते वक्त। और यही मैं दूसरा पहलू कह रहा था, यानी डेनियल गोलमन साहब ने जो कहा है, अपने आप को समझना और अगले को समझना। तो ये बात हो रही है आप अगले को कैसे, कितना आपका अंडरस्टैंडिंग है अगले के साथ। और वो अगर नहीं है तो आप देख रहे हो कि यहाँ तक ये एक्सट्रीम स्टेप ली जा रही है। मैरिड कपल का आपस में ना जमना या बेपनाह होना, मतभेद होना, ये दिखता भी है डेली लाइफ में। कुछ एग्जाम्पल्स तो ऐसे भी देखे गए हैं और पढ़ा भी है मैंने कि एक ही छत के नीचे रहते हुए हस्बैंड वाइफ में कितने दिनों तक बात नहीं हो रही है, इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कुछ तो रॉन्ग जा रहा है ना बॉस। और वही चीज शायद इमोशनल इंटेलिजेंस की कमतरता, दोनों में से किसी एक में या फिर शायद दोनों में, चर्चा आगे लेके जाते हैं। ये कारण बताया गया है कि 5 लोग सुसाइड कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट मुझे भी लगता है एक टेम्पररी फिनोमेना हो सकता है। आपको 1 साल 2 साल तक शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पर उसके ऊपर आपने सोल्यूशन निकालना चाहिए ना।
अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो सकते हैं? और आप देखेंगे, जैसे मैं भी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हूँ, मुझे लगभग अभी 21 साल हो गए मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स देख रहा हूँ। रियल लाइफ स्टोरी तो कुछ और ही दिखती है। हमारे जब इंटरेक्शंस कॉर्पोरेट वालों से होते हैं तो उनका कहना ही कुछ और है, उनकी स्टोरी कुछ और है। वो कहते हैं कि अच्छे बंदे ही नहीं मिल रहे यार, वैकेंसीज इतनी पड़ी है। और इस तरफ स्टूडेंट से बात करो तो उनकी कंप्लेंट है कि सर नौकरी नहीं मिल रही है, कितने इंटरव्यूज दे रहा हूँ। यानी क्या बीच में गैप है, बहुत से कम्युनिकेशन गैप है। यानी स्टूडेंट्स को वो नहीं मालूम जो आपके एम्प्लॉयज को चाहिए, और एम्प्लॉयज को वो बंदे नहीं मिल रहे जो उनको एक्सपेक्टेड है। और इसके बीच में शायद हम लोग आते हैं, फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स जो इनके बीच में लायसन या फिर ये जो गैप है वो ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टेम्पररी फेनामेना हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, पर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना, यानी ईक्यू उनका ज्यादा होता है जो बैड पेशेंट्स को ठीक से मैनेज कर लेते हैं, और जो फेलियर आया है उसके ऊपर ब्रूड ओवर ना करते हुए वो उससे निकलने की, उभरने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का ईक्यू ज्यादा, ये ना, ये वो लोग हैं जो फेलियर से सीखते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ लीजिए, ये सब लोग ना बहुत ही एडवर्सिटीज से निकले हुए हैं। जो भी सक्सेस स्टोरीज आपको दिखती है, दिखेगा आपको कि इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, फाइनेंशियली इतने ज्यादा साउंड नहीं थे, और फिर भी आज बहुत ही सक्सेसफुल है लाइफ में। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स साइट किए जाते हैं, आप देखते हो ना। जब मेरिट लिस्ट आती है 10वीं और 12वीं की, एक या दो एग्जाम्पल्स तो ऐसे दिखते हैं कि घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, गरीबी थी, और फिर भी बच्चा या बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एकेडमिकली। ये लोग वो है जो एडवर्सिटीज को मैनेज करते हैं, उससे शायद इंस्पायर होते हैं कि ये चीज मेरे में नहीं है। उसी को इंस्पिरेशन कंसिडर करके वो चीज को ओवरकम करने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम को समझते हैं, और प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे वो प्रक्रिया में जोड़ते हैं। एग्जैक्टली उल्टा, ईक्यू जिनका कम होता है ना, ये लोग प्रॉब्लम की ज्यादा चर्चा करते हैं, सॉल्यूशंस की नहीं। अभी देखेंगे कुछ लोगों से बात करो ना, वो बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आप उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो ये बताते हैं कि तू जो सॉल्यूशन दे रहा है वो कैसे नहीं किया जा सकता। यानी ये लोग ना निगेटिव माइंडेड बोलिए, या फिर एक चीज कैसे नहीं हो सकती है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं, ना कि वो चीज कैसे हो सकती है। और एक एग्जांपल मैं साइट कर रहा हूँ। एक मीटिंग चल रही थी, और बॉस मीटिंग में कुछ मुद्दे उठा रहा था कि इस सपोज कॉलेज की एडमिशन्स की बात हो रही कि कॉलेज की एडमिशन्स कैसे बढ़ानी चाहिए। तो सभी प्राध्यापक अपने अपने हिसाब से कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और चर्चा हो रही थी कि ये किया जा सकता है। पर उसमें से एक बंदा था कि वो कह रहा था कि जो सजेशंस आ रहे थे कि ये नहीं हो सकता है, कि ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर जो बॉस थे उन्होंने फिर इनिशिएट किया कि भाई ठीक है, ये नहीं हो सकता है, तो फिर आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तो फिर उनके पास आंसर नहीं था, उन्होंने कहा कि मुझे सोचने के लिए टाइम दीजिए। तो ऐसे लोगों का ईक्यू कम माना जाता है, कि जो निगेटिविटी से ज्यादा बात करते हैं कि एक चीज कैसे नहीं हो सकती है उसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं, ना ही सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हुए। जो मैं सोसाइटल टेंडेंसीज की बात कर रहा था, जो लोगों का ईक्यू कम होता है आईक्यू से, शायद उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं एडवर्सिटीज की बात कर रहा था, एडवर्सिटी कोशंट। इट मेक्स पीपल गो थ्रू ए रफ पैच इन लाइफ एंड कम आउट विदाउट लूजिंग देयर सेंटर। जो मैं बात कर रहा था कि एडवर्सिटीज को एक छोटा पैच समझ के वो उसके ऊपर ना उसे उभरने की कोशिश कर रहा है। सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रफ पैचेस आते हैं, और आप वो रफ पैचेस को कैसे मैनेज करते हो उसको शायद एडवर्सिटी कोशंट कहा गया है। इंटरव्यू के सेंस में भी आज ये चेक किया जा रहा है। हाल ही में एक लड़की मेरे पास आई थी जिसने इंटरनेशनली, एक कंपनी थी मेरे ख्याल से इंडिया के बाहर ही थी, यूएस या यूके में, एक कंपनी में उसने अप्लाई किया था। और वो कंपनी को जब उसने अपना रेज्यूमे भेजा था तो उन्होंने एक फॉर्म उसको भेजा जिसको एप्लीकेशन ब्लैंक कहते हैं रिक्रूटमेंट के सेंस में। तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेके वो मेरे पास आई थी कि सर, मैंने बाकी सब तो भर लिया है, पर ये दो चार क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। उसमें मैं स्वरूप बता रहा हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या चेक किया जा रहा है बॉस। ऑफ कोर्स
आपकी पढ़ाई-लिखाई कितनी हुई है, आपके मार्क्स कितने आए, आपका स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से हुआ है, ये सब आपके सर्टिफ़िकेशंस क्या है, स्किल्स क्या है, ये सब क्वेश्चंस थे उसमें, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे भी सोचना पड़ा कि क्या लिखना चाहिए। वो बंदी आई थी मेरे पास और फिर उसमें 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें ये पूछा गया था कि आप अपने लाइफ के बैड पैचेस के बारे में बताइए, कि आपको सेटबैक्स क्या आए हैं लाइफ में, उसके बारे में बताइए। और उसके ठीक बाद का क्वेश्चन था कि आपने ये सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, वो समझाइए। तो वो उससे डिस्कशन करके वो पर्सनल लेवल का था, इसलिए मैं क्या उसको क्वेश्चंस थे और मैंने क्या उसको आंसर दिया वो ना डिस्कस करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग चेक कर रहे हैं कि आपकी एडवर्सिटीज आपकी लाइफ में कितनी आई हैं, उसका नेचर क्या था और आप उससे कैसे उभरे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसने ये सब देखा है ना, उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप होती है, वो ज़्यादा मैच्योर्ड लगता है बंदा। और शायद एमएनसीज वो चेक कर रही हैं कि वो आदमी ने दुनिया कितनी देखी है, एडवर्सिटीज कितनी देखी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको फेस कैसे किया है, क्या उससे उभरा है वो आदमी, ये चेक किया जा रहा है आज। और इसी को शायद एडवर्सिटी क्वोशंट ही चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे सेलिब्रिटीज के ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने अपने लाइफ में बैड पैचेस देखे। आपके स्क्रीन पे जो सेलिब्रिटीज दिख रही हैं ये सब डिप्रेशन के शिकार थे एक जमाने में और आज आप देख रही हैं सबके सब शायद एक सक्सेसफुल स्टार्स करके उभर के आए हैं। ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स है पर इसका मतलब ये नहीं कि अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जो आज हम लोगों को बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, शायद हमारे ये रोल मॉडल्स भी है। पर इन्होंने भी इनके लाइफ में भी बहुत सारे बैड पैचेस आए हैं और उससे सभी के लाइफ में आता है। पर ये सक्सेसफुल इसलिए भी है शायद क्योंकि वो बैड पैचेस को इन्होंने सक्सेसफुली टैकल कर लिया है, मैनेज किया हुआ है। तो एडवर्सिटी क्वोशंट यही बात करता है कि आपने आपके लाइफ के बैड पैचेस को आपने किस तरीके से डील किया है। मैं एक आपको मेरे ख्याल से 8-10 मिनट ही है मेरे पास एडवर्सिटी क्वोशंट के सेंस में और एक एग्जांपल में थोड़ा सा स्क्राइल रन थ्रू कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल पे जा रहा हूँ, टाइम रहा तो वापस आता हूँ मैं यहाँ पे फिर से। ये एक एग्जांपल मैं साइड करूँ, ये भी रियल लाइफ घटना है, शायद आपको याद होगी जब मैं नरेशन शुरू करूंगा। 25 मई 2019 की ये घटना है। न्यूज़पेपर और सभी बड़े सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स पे ये घटना का विवरण किया गया था। आपको याद होगा शायद सूरत में ये हुआ था, गुजरात में, कि एक कोचिंग सेंटर को आग लग गई थी, भीषण आग लगी थी और वहां पे 19 या 20 स्टूडेंट्स जो है वो उनकी जान चली गई थी। अभी इसका जब एनालिसिस हुआ तो पता ये चला कि ये जो 19 से 20 बच्चे जिनकी जान गई थी ये आग में झुलस के नहीं गई थी। ये बच्चे जो हैं ये आपको ये बिल्डिंग भी दिख रही है, ये रियल लाइफ पिक्चर ही है। ये ऊपर से कूदे थे, ऊपर के क्लासरूम थे यहाँ पे। ये क्लासरूम में इनकी क्लास चल रही थी उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी। और अचानक से फिर हड़कंप हो गया वहां पे और भागदौड़ मची, चिल्ला चिल्ला सब चल रहा था और एकदम पैनिक सी सिचुएशन हो गई थी। और उस वक्त ये बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए ये ऊपर से छलांग इन्होंने लगाई थी और जिसकी वजह से इनकी जान गई थी। इसमें ना कुछ बच्चे बच गए थे जो क्लासरूम में थे, कुछ लड़कियां थी उसमें। और ऑफ कोर्स दूसरे दिन उनके इंटरव्यूज लिए गए और उनको पूछा गया कि आपने क्या किया, आप कैसे क्या सही सलामत रह गए हैं जब ये बच्चे कूद रहे थे। तो उन्होंने बताया कि सर बड़ा ही हड़कंप चल रहा था, चिल्ला चिल्ली चल रही थी और सभी पैनिक थे, हम लोग भी बहुत पैनिक थे। फिर हम में से किसी एक को ये समझ में आया कि अरे अभी तो क्लास चल रही थी, सर भी तो थे। तो हमने ये सोचा कि पहले सर को ढूंढते हैं और सर को पूछते कि क्या करना चाहिए हमने। और उन्होंने फिर वो सर को ढूंढा और सर भी दूसरे स्टूडेंट्स की मदद ही कर रहे थे उस वक्त और ये लड़कियों ने सर को ढूंढा। और वहां पे एक ऐसा कुछ तो भी सीलिंग जैसा था जिसको हम सज्जा कहते हैं। तो सर वो बच्चों को निकाल के वो खिड़की में से वो सज्जे पे ये कर रहे थे, लैंड कर रहे थे, सुरक्षित कर रहे थे। तो ये बच्चियों ने सर को ढूंढा पहले वहां पे और सर ने जैसा बताया वैसा किया, इसलिए हमारी जान बच गई। पर बाकी जो बच्चे थे उन्होंने वो बड़े ही पैनिक हो गए थे और उनको समझ में नहीं आया कि क्या करे ऐसे सिचुएशन में।
और उनको लगा कि जान बचाने का शायद एक ही तरीका है कि ये बिल्डिंग से कूद जाए। तो यही शायद एडवर्सिटी क्वोशंट है कि उनको समझ में नहीं आया कि ऐसी पैनिक सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, हार्डली 7-8 मिनट है, तो थोड़ा आपके क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो थोड़ा सा डील करते हैं। प्रीति मैडम, यस सर, पार्टिसिपेंट्स यस। पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले लेते हैं। प्रीति मैडम, मैं फिर से आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया ये, क्योंकि विषय ही यस सर, ऐसा है। टॉपिक खूप वास्ट आहे ना त्यामुळे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। पर मेरे ख्याल से इनको समझ में तो आ गया होगा कंसेप्ट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है शायद लाइफ में और करियर में। येस तुम्ही सर। खूप छान उदाहरणं देऊन समजावून सांगितलेलं आहे. तुमचं हे सेशन खूपच सुंदर आहे सर. पण एक आहे सर, तुमचा व्हिडिओ ऑन करा. आम्ही तुम्हाला बघितलंच नाही तुम्ही कोण आहात म्हणून. एक मिनिट हा. मी अगदी घरीच बसलो आहे, आज सुट्टी घेतली आहे, मला जायचं आहे थोड्या वेळाने गावाला. तर मी अगदी घरच्या अवतारातच ठीक आहे आहे. सर, जमेल तर करा सर, असं काही नाही. एक हा. अगदी टी शर्ट पायजामावर बसलोय मी. लेट मी चेक. तोपर्यंत कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा. येस सर. दिसतोय का मी? हो सर, दिसतंय. हॅलो सर. एव्हरीवन. Hello, हम्म. sir. थँक्यू सर. हॅलो हॅलो सर. सर. हॅलो. Very nice to meet you, sir. सेम हियर मॅम. चला, तुमचे काही कोणाला प्रश्न काही. असतील तर नक्की विचारा. हा सर, येस. इंटरव्ह्यू स्किल बद्दल तुम्ही खूप छान सांगितलं, एक्सप्लेन केलं आणि ते मी नोटही केलं पूर्ण. पण माझा अच्छा. एक अजून थोडासा प्रश्न होता, त्याचं मला थोडक्यातच उत्तर चालेल की टीचर्स जेव्हा इंटरव्ह्यूला जातात, असिस्टंट प्रोफेसर्स, तर त्यांनी कुठल्या कुठल्या स्किल हे करायला पाहिजे? टीचर्स म्हणजे कदाचित आपण कॉलेज टीचर्स म्हणजे लेक्चरर्स बद्दल बोलतोय. येस येस. बरोबर. त्याच्यामध्ये मला मला जे अंडरस्टँडिंग आलेलं आहे की तुम्ही इंटरव्ह्यूला जात आहात म्हणजे तुम्ही ग्रँटेड कॉलेजला सध्या नसाव्यात आणि येस. तुम्ही प्रायव्हेट कॉलेजला असाव्या आणि प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये एक मोठ्या कॉलेजला कदाचित तुम्हाला जंप घ्यायची असेल. तिथे आजच्या डेटला जर काही बघितलं जात आहे, प्रीमियर इन्स्टिट्यूट्स म्हणतोय मी, जे नावाजलेले इन्स्टिट्यूट्स आपल्या क्षेत्रातले, जसं बिझनेस मॅनेजमेंट बद्दल आपण बोललो तर आज नागपूरला कदाचित सिम्बॉयसिसचं नाव मोठं आहे. असे जे प्रीमियर इन्स्टिट्यूट्स आहे आपल्या सगळ्याच डोमेनचे, मला माहित नाही तुमचं डोमेन काय, पण तुमच्याही डोमेनचं काही प्रीमियर इन्स्टिट्यूटला जर तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल तर मला आज वाटतं आहे सगळ्यात मोठं स्किल जे प्राध्यापकांना आज पाहिजे ते म्हणजे रिसर्च स्किल. त्याच्याशिवाय ऑफकोर्स टीचिंग, सब्जेक्ट नॉलेज हे तर आवश्यक आहेच, पण आज सगळ्यात मोठं क्वालिफिकेशन मला जर विचाराल, इव्हन इंटरव्ह्यू न घेताही तुमचं सिलेक्शन जर होऊ शकत असेल असं तुम्हाला वाटत असेल तर मला वाटतं तुम्ही स्कोपसमध्ये तुमचे पब्लिकेशन्स किती आहे, दॅट्स द बॉटम लाईन मॅडम. ओके सर, थँक्यू. आज रेड कार्पेट वेलकम है. हेलो. हाँ सर. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था. 2015-16 में एक नया कॉन्सेप्ट आया था, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड. तो आईक्यू और ईक्यू और एथिक्स और इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में बेसिक डिफरेंस क्या होगा सर? ठीक है, इथिक्स के बारे में तो बात नहीं करूंगा, पर इंटेग्रिटी के बारे में जरूर बात करूंगा मैं. इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ओनली. इमोशनल इंटेलिजेंस से जो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं हिंदी में बात करता हूँ. इमोशनल हाँ. इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए एक्चुअली मेरे स्लाइड्स में भी थे, पर समहाउ टाइम की वजह से वो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया. पर इमोशनल इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमरेट किए गए हैं उसमें इंटेग्रिटी का उल्लेख दिखता है. इंटेग्रिटी यानी क्या? आप जो बोलते हो वो करते हो क्या? एक सिंपल सी लाइन में इंटेग्रिटी को अगर एक्सप्लेन करना है कि आप जो बोल रहे हो वो आप कर रहे हो क्या और आपका आचरण वैसा है क्या. एक एग्जांपल देता हूं सर. तुकाराम महाराज जो थे, उनके पास एक महिला उसके बच्चे को लेके गई और वो तुकाराम महाराज को कंप्लेंट करने लग गई कि महाराज इसको थोड़ा समझाइए, दिन भर गुड़ खाते रहता है, ये जैगरी दिन भर मुझे बोलता है कि मुझे गुड़ खाना है.
तो आप इसको बताइए कि इतना ज़्यादा गुड़ खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। आप इसको समझाइए। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप 15 दिन बाद आइए, फिर मैं इससे बात करता हूँ। 15 दिन बाद वो महिला आती है और वो महाराज जी से बोलती कि आपने जैसे बताया था, मैं बच्चे को लेके आई हूँ, आप इसको थोड़ा मार्गदर्शन करिए। तुकाराम महाराज वो बच्चे से बात करते हैं कि बेटा, इतना गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी वो महिला पूछती कि साहब, ये बात तो आप 15 दिन पहले भी बता सकते थे। आप आज क्यों बता रहे 15 दिन बाद? तो महाराज जी का रिप्लाई उसके ऊपर ये था कि मैं सही बताऊँ आपको कि मुझे खुद को भी गुड़ खाने की आदत है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुड़ खाना। तो मैं ये चेक कर रहा था कि क्या मैं 15 दिन बिना गुड़ खाए रह सकता हूँ? अगर ये मैं कर पाऊंगा तो ही मैं अगले को बताऊंगा ना कि भाई मत खा। और गुड़ खाए बिना रहा जा सकता है। ये मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी सर, कि आप जो बोल रहे हैं आपका आचरण वैसा है क्या? आप बच्चों को बोल रहे हो कि बेटा पढ़ाई कर, बस बेटा आप खुद पढ़ के आए हो क्या क्लासरूम में? बेटा सिग्नल नहीं तोड़ते हैं। एज ए पेरेंट हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा रेड सिग्नल होगा तो जंप मत कर। तो क्या सही में आप आचरण कर रहे हैं क्या? सिग्नल आप और ट्रैफिक के रूल्स आप खुद फॉलो कर रहे हो क्या बच्चों को बताने से पहले? दैट इज व्हाट बेसिकली इंटेग्रिटी इज सर। और काम की जगह पे भी आपने देखा होगा कि बॉस कुछ अगर इन, आपको ऑर्डर दे रहा है कि भाई ये करो ये मत कर, तो बॉस क्या वो रूल खुद के लिए फॉलो कर रहा है कि यार ये तेरा बिहेवियर सही नहीं है? और क्या बॉस वो खुद भी फॉलो कर रहा है जो अगले को बता रहा है? दैट इज व्हाट बेसिकली इंटेग्रिटी इज सर, जो ईक्यू का ही एक पार्ट है। एनी मोर सर क्वेश्चन? अजून काही विचारायचे आहे? और कुछ क्वेश्चंस? सर अगर आपको फोन करना रहा, फोन पे पूछना रहा कुछ क्वेरीज, तो क्या टाइमिंग रहेगा? मुझे मैडम मैं नंबर दे रहा हूँ, या प्रीति मैडम के पास भी है, शायद वो आपको ग्रुप में शेयर कर देगी मैडम। तो आप जब भी आपको मुझसे बात करनी है ना, मेरा जो नंबर मैडम शेयर करेगी वो व्हाट्सएप पे है। मुझे जस्ट एक टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर आई विश टू डिस्कस विथ यू, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू कॉल यू। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ना आप किस दिन कौन से वक्त आप मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं। तो मेरे असाइनमेंट से जैसे भी मैं रिप्लाई तो करता हूँ मैडम। तो आप मुझे जिस दिन आपको बात करनी है ना, मुझे सवेरे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा। हो सके तो मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर दूंगा। Okay, sir. Sir, I'm Dr. Ashwini Thakre from LAD College, Department of Political Science, PG. ओके, प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू मैम। आई बीन रेगुलरली विजिटिंग एलएडी, अपर एलएडी। Okay, sir. मी शंकर नगरला आहे सर. अच्छा अच्छा, शंकरनगरला नाही आलो मी कधीच, पण अप्परचे 3-4 डिपार्टमेंटला मी येत असतो नेहमीच गेस्ट लेक्चरसाठी। अच्छा. सर के और लेक्चर है अपने अगले वीक में रिसर्च से रिलेटेड, उस वक्त और इंटरेक्शन होंगे, क्योंकि सर का रिसर्च डोमेन भी एक बहुत अच्छा तगड़ा है, तो उसमें भी आप सर को सुनेंगे फिर से। तो सर हम यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है सो मैडम। नाउ आई रिक्वेस्ट रंजना मॅडम आहेत का? हो मॅडम. येस, प्लीज प्रोसीड फॉर वोट ऑफ थँक्स. धन्यवाद मॅडम. मॅडम हो हो, हॅलो. आवाज येतोय, बोला बोला बोला. नमस्कार. मी रंजना डॉक्टर महाजन आपणा सर्वांचे शब्द सुमनाने फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये स्वागत करते. विचारांच्या माध्यमातून ज्यांनी भरभरून दिलं आणि भरली आमची जोडी, ऋणात त्यांच्या सदैव राहूया. शेवटी फक्त आभाराच्या चार ओळी. आजच्या या आभासी उद्बोधन सत्रामध्ये लाभलेले मार्गदर्शक व वक्ता माननीय डॉक्टर आशिष लिंगे सर,
इमोशनल इंटेलिजन्स या विषयाच्या अनुषंगाने विवेचनात्मक असे मार्गदर्शन केले. तसेच IQ, EQ, EI, EQ हा 15% लोकांमध्ये कसा जास्त असतो, 75 लोकांमध्ये कसा कमी जास्त असतो, करिअर सक्सेस, लाईफ सक्सेस आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मुलाखतीबद्दल खूप असं सखोल मार्गदर्शन केलं. आणि दिलीप सिंग यांची जी स्टोरी सांगितली अजय आणि विजयच्या जीवनाबद्दलची, ते नक्कीच आम्हाला लाभदायक आहे. अशा अनेक विषयाच्या अनुषंगाने केलेले मार्गदर्शन आणि त्याचबरोबर लोक जोडण्याची कला यासारख्या विषयावर ज्ञानपूर्ण मार्मिक विवेचनात्मक मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी UGC HRDCच्या अंतर्गत फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामच्या वतीने आणि मी स्वतः माझ्या वतीने सरांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते. धन्यवाद सर. तसेच फॅकल्टी प्रोग्रामच्या आयोजक समन्वयक माननीय डॉक्टर प्रीती धार्मिक मॅडम यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक व्यक्त करते. या फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये सहभागी प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. UGC HRDC तसेच या कार्यक्रमा काही सहकार्य लाभले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे, त्या सर्वांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करते. आणि शेवटी इथे सत्र संपले असे जाहीर करते. आणि पुढील काही सूचना जर द्यायच्या असेल मॅडमला, त्याकरिता पुढील सूत्रे मी मॅडम धार्मिक मॅडमकडे सोपविते. धन्यवाद. Thank you, Ranjana madam. Thank you, Dr. Ashish Lingesh sir, once again from all the participants. Thank you, madam, and wish you all the best, all the participants, and see you soon in the next lecture. Thank you. Thanks Yes, for sir. patience listening. Thank you so much, sir. Thank you. Madam, meeting Thank you. leave करू शकतो मी? हो sir, हो. Thank you, madam. Thank you all of you. Yes, you can proceed for your lunch break. हम मिलते हैं 1:30 बजे. तो प्लीज मॅडम टाइम पे तुम्ही ज्वाइन करिए. सरांचं PPTचं पण लेक्चर ठेवणार होते ना? हो मॅडम, नेक्स्ट वीक मध्ये आपण प्लॅन करतोय. आता सध्या तर हा, आपले 3-4 दिवस ऑलरेडी शेड्यूल झालेले आहे दुसऱ्या टॉपिक्सवर. मी नाही, सरांशी तुम्ही काही बोलते. बोलताय ना, मला वाटलं की तुम्ही विसरला की काय. नाही, आपले सरांचे 2 लेक्चर्स आहेत. एक आपण रिसर्च मधले सॉफ्टवेअर्स वर घेऊ आणि एक हा, इफेक्टिव्ह PPT प्रेझेंटेशन वरती घेऊया. हा, ते थँक्यू PPT मॅडम. प्रेझेंटेशनला पूर्ण 3 तास लागतात, पण ते कम्प्लीट जर नाही झालं तर माझ्याकडे त्यांचं प्रिव्हियस FIP मधले काही रेकॉर्डिंग्स आहेत, तर ते मी तुमच्यासोबत शेअर करेल. आपण बघूया की ते किती पॉइंट्स कव्हर करू शकतात त्या दिवशी, आणि जर काही हो, राहिलं हो. तर मग तुम्हाला रेकॉर्डिंग शेअर केल्या जातील. यस मैम. ठीक है, चलिए. हाँ, मुझे ये बताना था कि 1:15 बजे मीटिंग शुरू होगी, तो आप प्लीज शार्प 1:30 बजे ज्वाइन करिए, क्योंकि यस मैम. कल के सेशन में आप कुछ लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया था. बट मैं मीटिंग आज लॉक नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो असाइनमेंट है वो लेसन प्लान प्रिपरेशन पे है. आपकी एक भी स्टेप अगर मिस होती है तो आप लेसन प्लान नहीं बना पाएंगे. तो ट्राई करिए की आप टाइम पे ज्वाइन करें और सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़ ले. सर मराठीत पण सांगतील, हिंदीमध्ये पण सांगतील, तर सगळ्या स्टेप समजून घ्याल आणि व्यवस्थित लेसन प्लान आज तुम्हाला संध्याकाळी सबमिट करायचा रात्रीपर्यंत. आणि आज बाकी काहीही होमवर्क नाही आहे, फक्त लेसन प्लान सबमिट करायचे. ठीक है? यस मैम. हाँ, तो Yes, यहाँ ma'am. पे हम रुकते हैं. वी विल मीट एट 1:30. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, ma'am.